नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को जबरदस्त पटकनी देते हुए विजयपुर सीट पर जहां कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को हरा दिया है, वहीं शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट बुधनी में हार के अंतर को 1,25,000 से घटाकर लगभग मात्र 8,000 पर ला दिया है। जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के बाद ये पहला चुनाव है जहां पूरी कांग्रेस ने संगठित होकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को करारी शिकस्त देने में कामयाबी रही। जीतू पटवारी की कुशल रणनीति ने विजयपुर में केवल बीजेपी को नहीं बल्कि एक वर्तमान कैबिनेट मंत्री को हराकर पूरी सरकार को चारों खाने चित कर दिया है। यह हार मोहन यादव की नैतिक हार और रामनिवास रावत की कुर्सी खोरी की हार है। विजयपुर की जनता ने गद्दारी को हराकर खुददारी के हाथ में अपने क्षेत्र की बागडोर सौंप दी है। विजयपुर की जीत जहां जीतू पटवारी के संघर्ष और उनके कुशल चुनाव प्रचार अभियान को दर्शाती है, वहीं जीतू पटवारी के साथ विजयपुर और बुधनी में सक्रिय रही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूरी टीम के अथक परिश्रम को भी प्रमाणित करती है। जीतू पटवारी ने बीजेपी पूरी सरकार को जमींदोज करने की जबरदस्त शुरुआत करते हुए जहां विजयपुर सीट पर कैबिनेट मंत्री को धोया है, वहीं बुधनी सीट पर वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मिटाते हुए जबरदस्त टक्कर दी है। विजयपुर चुनाव अभियान की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे चुनाव अभियान के दौरान विजयपुर के गांव-गांव की खाक छानी, हर बूथ की अलग रणनीति बनाई, रामनिवास रावत के दल बदल के बाद नया संगठन खड़ा किया, पूरी सजगता के साथ प्रत्याशी चयन कर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की। इस तरह बुधनी विधानसभा में जो कांग्रेस एक वर्ष पहले 1,25,000 वोटों से हारी थी, अब वो आज केवल 8,000 वोटों से पीछे रही है। जीतू पटवारी एक वर्ष में करीब 1,17,000 लोगों को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस में लाने में सफल रहे। ये भी बीजेपी की नैतिक हार से कम नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश की जनता ने नकारते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाई है। आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूती के साथ नजर आएगी और बीजेपी को पटकनी देने के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती जाएगी। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। रोड लगा, सुनिए, रोड लगा ना। विजयपुर की जीत से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जीत एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जीत है, जिसका संदेश पूरे देश में इसलिए गया है क्योंकि विजयपुर में बीजेपी के प्रत्याशी नहीं हारे हैं, बल्कि वर्तमान में सीटिंग कैबिनेट के मंत्री हारे हैं और बीजेपी का घमंड हारा है। जहां वो कलेक्टर, एसपी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वहां जनता ने जवाब दिया है कि जनता सर्वोपरि होती है। अगर जनता से गद्दारी करके कोई व्यक्ति, रातों रात डीलिंग करके कोई व्यक्ति मंत्री बन जाएगा तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो चुनावी राजनीति में जनता से ऊपर निकल जाएगा। जब जनता के बीच में आएगा तो जनता उसको जवाब देगी, धोखेबाजों को। और चंबल की जनता का हमेशा ये इतिहास रहा है कि चंबल की जनता वीरों की भूमि है और फिर से वही उन्होंने साबित करके दिखाया है कि यहाँ पर गद्दारों की या गद्दारी की परंपरा नहीं चलेगी, हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा नहीं चलेगी। और ये संदेश पूरे देश में गया है कि जो लोग डीलिंग करके जाएंगे पार्टी छोड़ करके, उनको इसी प्रकार से जवाब मिलेगा। सर, बुधनी में भी ज्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, काफी कम अंतर से अभी कांग्रेस प्रत्याशी पीछे है। क्या लगता है कि वहां भी तस्वीरें बदलेंगी? बुधनी में इस समय पे कांग्रेस जो है 8-9 हजार वोट से पीछे है। मैं समझता हूँ
यदि 9-10 हजार से बीजेपी जीत भी जाती है तो ये भी बीजेपी की हार होगी, क्योंकि जो बीजेपी ये दावा कर रही थी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्य सारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि हम 1.5 से 2 लाख से बुधनी जीत रहे हैं, कि बुधनी में तो कोई चुनाव ही नहीं है। तो अब क्या उत्तर है, ये उनसे पूछना चाहिए कि आपकी बीजेपी की लोकप्रियता, आपके नेताओं की, आपके बीजेपी के गढ़ वाली सीट में कांग्रेस अगर इतने ताकत से लड़ रही है, यदि हम थोड़ी सी और हम लोग मेहनत कर ले तो शायद बुधनी भी हमारी बिल्कुल हाथ में आ गई है। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ बीजेपी को इस हार से, बीजेपुर की हार से संदेश लेना चाहिए और बुधनी की जीत से भी समझना चाहिए कि जनता परिवर्तन करने के मूड में थी, लेकिन फिर भी अंतोगत्या यदि थोड़े बहुत मतों से जीत भी गई तो कोई खुशी मनाने की बात नहीं मिली थी। के नेतृत्व में एक खुशखबरी मिली है, क्या लगता है आगे और इससे ज्यादा खुशखबरी कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिलने वाली है? मैं इस जीत का श्रेय कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को देता हूं, विशेष रूप से उस कार्यकर्ता को जिसने अंतिम दिन तक जब वोटिंग हो रही थी वहां बूथ एजेंट के रूप में पोलिंग बूथ पे खड़े होकर के लड़ाई लड़ी। ये जीत किसी भी नेता की जीत नहीं है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है वास्तविकता में, जिनने शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ी, अंतिम समय तक खड़े रहे, गुंडों से लड़ाई लड़ते रहे, वहां पे कितनी हिंसा हुई उसके बावजूद वो हमारे भाई मुकेश मल्होत्रा के साथ खड़े रहे। ये जीत हर एक कार्यकर्ता की कांग्रेस की जीत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के ग्राम वरखेड़ी डोम में 10,000 गायों की क्षमता वाले हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। आज के इस बहुत अनूठे, अद्भुत और भोपाल सहित राजधानी की दृष्टि से मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी गौशाला नहीं बन रही है जो भोपाल के लिए बन रही है। हमें इस बात का आनंद है। राजधानी तो कई और है, कई राजधानियां हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, इनका तो विभाग ही है। और कितना सुंदर नाम है हमारे कृष्णा जी का। जोरदार अभिनंदन करो कृष्णा जी के लिए भी। गौशाला का निर्माण और कृष्णा जी उपस्थित हो, इससे अच्छा क्या संयोग हो सकता है, सुखद। और नाम भी देखो, हमारे अच्युतानंद जी महाराज, आपने भी बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा है। जोरदार अभिनंदन हमारे महाराज जी का भी। ये गौशालाएं हम खोल रहे हैं, गौशाला में सरकार, नगर निगम सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भौतिक रूप से दिखने के लिए हमारा शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है तब तक हमारी चेतनाएं अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाती। ऐसे में ये संत समाज के माध्यम से हम गौशालाओं में जीवित आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य। महाराज जी लगातार आशीर्वाद दे रहा है। जोरदार अभिनंदन अच्युतानंद जी महाराज का, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हमारे उज्जैन संभाग के पूर्व प्रभारी, प्रदेश के बहुत सारे दायित्व लिए, महापौर भी रहे, सम्मानित सांसद आलोक शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन आलोक शर्मा जी का। जिनके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल, और जो गाय को पाले वो हरेक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते हैं, हम गोपाल हैं। ये है सामाजिक सद्भाव और ये हमारे देश की संस्कृति, और ये बढ़ना चाहिए। गाय का एकमात्र परिवार और गाय के माध्यम से, जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं, और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो आप। ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास,
अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है जो बोलने के लिए नहीं, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी माँ से हुआ है, माँ हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक माँ और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो है गौ माता, जो अपने बछड़ों को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम प्रथमे त्वया ददालोका देवे तं विष्णुनागता त्वञ्जनार्यं मां देवे पवित्रं कुरुचासनम्। उपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। की जया श्री स्वयं स्वकर्तृनाम भवरे को गति प्रदान करें। श्रीमती गायों को नमन करें, कामधेनु की संतानों को नमन करें, ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमन करें, पावन करने वाली गौ माता को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस पुण्य अवसर पर, इस सत्य कर्म पर हम सभी अपनी तालियों के माध्यम से सहयोगी बन सकते हैं। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस पुण्य अवसर पर सहयोगी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़, मैं गौ माता को नमन करता हूं और जो प्रसन्न होकर सबकी समृद्धि का कारण बनती है, ऐसी गौ माता को सादर नमन करते हुए हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर प्रदेश को खुशहाल और समृद्धि की ओर ले जाने वाले संकल्पित, श्रद्धेय, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, जो गौ माता के पालनहार गोपाल के रूप में, साक्षात रूप में आज इस मंच पर विराजमान हैं। नागदा पुलिस द्वारा उज्जैन पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें नागदा सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना बिरला ग्राम द्वारा नवयुवा जो नशे के आदी होते जा रहे हैं, उन्हें नशे के खिलाफ अभियान के रहते हुए नशे में लिप्त कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान, सभी वाहनों की चेकिंग कर अपराध मुक्त करना है और नवयुवा को सही मार्ग पर लाना है। ये जानकारी सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को दी। पुलिस द्वारा ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है, क्या मामला सर पूरा? पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के निर्देशानुसार हर थाना क्षेत्र में समय बदल कर और स्थान बदल कर वाहनों की चेकिंग होती है, जिसमें खास करके 2 पहिया वाहन पर सवार जो युवा पीढ़ी है 18 से लेके 40 साल तक के लोग रहते हैं, उनको चेक करना, उनकी बॉडी को चेक करना, वाहन को चेक करना, किसी प्रकार से कोई आपत्तिजनक या मादक द्रव्य या कोई हथियार वगैरह ना हो, इसके लिए चेकिंग की जाती है। सर अभी विशेष कुछ केस बनाए गए पुलिस द्वारा? हाँ, अभी तो चेकिंग कर रहे हैं। आज का जो अभियान है अभी शुरू हुआ है, इसमें देखो आगे क्या सफलता मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर के गोसलपुर क्षेत्र में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्रेट इंडिया कृषि केंद्र द्वारा किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर खाद बेची जा रही थी। ये मामला तब प्रकाश में आया जब कृषि विभाग ने केंद्र पर निरीक्षण किया। जांच के दौरान यूरिया और डीएपी के स्टॉक में अनियमितताएं पाई गई, साथ ही रिकॉर्ड और बिक्री प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां दर्ज की गई। कृषि विभाग ने पाया कि किसानों को बाजार मूल्य से अधिक दरों पर खाद बेचकर उनके साथ शोषण किया जा रहा था। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, इस संबंध में विभाग ने ग्रेट इंडिया कृषि केंद्र के खिलाफ गौसलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
आरोप है कि कृषि केंद्र संचालक आजाद पटेल ने जानबूझकर कालाबाजारी की और नियमानुसार किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं करवाई। गौसलपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संचालक आजाद पटेल की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि संचालक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल कृषि विभाग ने संबंधित केंद्र पर खाद बेचने पर रोक लगा दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। करने के मामले में एक खाद्य विक्रेता के ऊपर मामला दर्ज। थाना गोसलपुर में एक मेसर्स ग्रेट इंडिया कृषि केंद्र के संचालक हैं आज़ाद पटेल। उनके द्वारा किसानों को यूरिया और डीएपी जो निर्धारित मूल्य है शासन की उससे अधिक पर दी जा रही थी। ऐसा एक प्रतिवेदन वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा थाना गोसलपुर में प्रस्तुत किया गया। तो आज़ाद पटेल के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें जांच की जा रही है और उसमें आगे गिरफ्तारी की जाकर उसमें चालान प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में विजयपुर से कांग्रेस को मिली जीत पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। ढोल नगाड़े आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में ये पहली जीत की शुरुआत है। आने वाले दिनों में कांग्रेस ये जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी और दल बदलुओं के लिए कड़ा संदेश है। जनता इसका जवाब देगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,228 वोट से जीत हासिल की है। तंत्र की जीत है और जनता की महान समझ है, जिसमें जनता ने न्याय किया और विपक्ष को मजबूत किया और सरकार को जगाने का काम किया। अकेले एक विजयपुरा की सीट पर बीजेपी के हारने से पूरे प्रदेश की जनता को इसका फायदा होगा कि सरकार जागेगी, जनोन्मुखी होगी। इसको लगेगा कि जनता के काम करना चाहिए। दूसरा, इस सीट ने उन दल बदलुओं को एक संदेश दिया है जो आइडियोलॉजिकल कन्वेक्शन से दूर होकर अपनी विचारधारा से भागते हैं और निर्लज्जता पूर्वक सौदेबाजी करते हैं, फायदा और नुकसान का लेखा जोखा लगाकर। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित बाल भवन स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव समारोह आज भव्यता के साथ स्थानीय रविंद्र भवन में संपन्न हुआ। उत्सव के अंतिम दिन मुख्य अतिथि डॉक्टर लता मुंशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर लता मुंशी का उद्बोधन बाल भवन स्कूल के इस वार्षिक उत्सव में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। ये देखकर मन गर्वित होता है कि शिक्षा के साथ साथ विद्यालय बच्चों में संस्कार, कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता का बीज रोपण कर रहा है। इस मंच पर बच्चों की प्रस्तुतियां उनकी मेहनत और रचनात्मकता का अद्भुत उदाहरण है। बाल भवन अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है और इन 50 वर्षों की यात्रा में जिस तरह इस विद्यालय ने नई ऊंचाइयों को छुआ है वे प्रशंसनीय है। यहाँ का हर विद्यार्थी अपने हुनर और व्यक्तित्व से न केवल इस विद्यालय का बल्कि अपने समाज और देश का भी नाम रोशन कर रहा है। मैं स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों को इस अद्भुत प्रयास के लिए बधाई देती हूँ। आशा है कि बाल भवन भविष्य में भी इसी तरह शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता रहेगा। संस्था सचिव उमर फारूक अली का संदेश। संस्था सचिव उमर फारूक अली ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बाल भवन स्कूल की स्वर्ण जयंती केवल एक उत्सव नहीं है, ये हमारे स्कूल के उन 50 वर्षों के समर्पण, मेहनत और उपलब्धियों का प्रतीक है। यहाँ बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती है बल्कि उनके नेतृत्व, नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित की जाती है। इस मंच पर बच्चों की प्रस्तुतियां ये साबित करती है कि हमारा भविष्य सुनहरा और सशक्त है। हमारा स्कूल 50 साल का हो गया है और मेरे ख्याल से जितनी मेहनत इस साल हम लोगों ने अपने बच्चों की प्रस्तुतियों में दिखाई है, ये 50 साल की जो ग्रोथ है उसका भी नतीजा है।
आज की थीम हमारी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ रही है, क्योंकि बच्चों के लिए ज़िंदगी स्कूल के बाहर भी है, साथ ही साथ उनकी जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे कनेक्टेड है, चाहे वो जिम्नास्टिक्स हो, चाहे अगेन आप बच्चों को पीछे देख रहे होंगे उनकी परकशंस की प्रस्तुतियाँ हो, डांस हो, आर्ट्स हो। बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए समझना ज़रूरी है कि उनकी पर्सनैलिटी इससे भी कहीं आगे है एकेडमिकली, और साथ ही कल्चरली हमें स्ट्रॉन्ग होना है, बच्चों को आदत देनी है कि दैट्स ओके टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। तो मैम जिस तरह से बच्चों ने एक्ट किए थे इसके पीछे काफ़ी मेहनत की गई होगी, तो क्या इससे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बनेस भी आई होगी, या उसको किस तरह आप लोगों ने मैनेज किया? क्योंकि कई लोगों के इस तरह के सवाल रहते हैं। थैंक यू, बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पढ़ाई और कल्चरल डांस एंड आर्ट अलग चीज़ें नहीं है, ये हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। तो बिल्कुल पढ़ाई जब शुरू से हुई है उसी तरह डांस और आर्ट्स एंड सिंगिंग एंड म्यूज़िक शुरू से हुआ है, इसलिए बच्चों के लिए उन्हीं क्लब्स में से परफॉर्मेंसेस निकाले हमने और उसी को हमने शोकेस किया यहाँ। ना पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, ना बच्चों को ऐसा लगा कि सिर्फ आर्ट्स ही किया जा रहा है या आर्ट्स नहीं किया जा रहा। तो एक कल्चरल एकेडमिक अमेलगमेशन है जो आज आप देख रहे हैं।